हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लास्ट से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुकी हूँ। सिलेक्ट स्टार्ट है। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट से है और ये हमारा है यूनिट 1 में से है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज, डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्कस वेरियस कंपोनेंट ऑफ सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन आपको 2023 और 2022 दोनों ईयर में आया है। 2024 में भी आया हुआ है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके आया तो हम उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर में सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, मीनिंग लिखा है किसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का। क्या लिखा है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस, कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं जिसे ऑर्गेनाइजेशन खुद कंट्रोल करता है। ठीक है, उसे खुद ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और उसे खुद ही कंट्रोल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, अब ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी खुद बनाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी खुद ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में ही होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ही बनाता है। इसे क्या बोल देते हैं, इसे हम इंटरनल फैक्टर्स, फोर्सेस, जो मर्जी बोल दो, इंटरनल फैक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते, ना ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी, अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी तो आप उसे कंट्रोल थोड़ा ना कर सकते हो, बस बना दी तो आपको अप्लाई तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोल देते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जब कभी ये जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि कभी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट नहीं डालते, ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन की कोई काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको इफेक्ट डाल देंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग को जो डिसीजन ले रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट डाल देंगे। तो इन्हीं सब इफेक्टों को हम क्या बोल देते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस इस शॉर्ट में बोला जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, किसे बोलते हैं, जब कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पे, ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्मेंस दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसको जब इफेक्ट कर देता है, उसको इन्फ्लुएंस कर देता है, उसको हम बोल देते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसे आगे क्या लिखा है, ये बोलता है इन सिंपल वर्ड इट इंक्लूड एवरीथिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द बिजनेस दैट अफेक्ट इट्स ऑपरेशन। ये बोलता है कि अगर इसे सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ये सारी चीजों को इंक्लूड कर लेता है जो कि इनसाइड भी है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को, मतलब उसके काम को अफेक्ट कर देती है। उन सारी चीजों को एक बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बोलता है सच एज कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी, सोशल ट्रेंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए, कस्टमर हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी, सोशल ट्रेंड, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी उठ के बना दी, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आज से हाई टैक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी अपने प्लान बनाए हुए थे, डिसीजंस लिए हुए थे, सब कुछ उसका चल रहा था, हम प्री प्लान पहले करके चलते हैं ना। अब उसने क्या, अब अचानक से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम हाई टैक्स लगा रहे हैं। अब उसका इफेक्ट ऐसा तो नहीं है ना कि हाई टैक्स का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन, अब उस पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ गया। अब उसको अपने डिसीजंस बदलने पड़ेंगे, अब उसको उसके अकॉर्डिंग ही उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अब वो कहीं ना कहीं प्लानिंग दोबारा से करेगा। तो वो सब चीजें फैक्टर उसको बोल देते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालती हैं, इसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं इट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है कि भाई जो ये अफेक्ट होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ के ऑपरेशन पे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन पे हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे भी इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पे भी इफेक्ट डालता है। शायद क्या कोई पहले ही डिसीजन लिया हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आ गए एनवायरनमेंट में कि अब आपको वो डिसीजन बदलना पड़ जा रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम बैंकरप्सी की रेट पे चल जाती है, मतलब कि डूबने की कगार पे चली जाती है। तो काफी बार ये इतना भी इफेक्ट डाल देता है, तो सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए ये भी इफेक्ट डालती है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं कंपोनेंट पे। ठीक है, अब कंपोनेंट में क्या लिखा है, बोलता है द सोशल कल्चर एनवायरनमेंट रेफर टू द सोशल वैल्यू, बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बोलता है कि भाई हम इसमें सोशल कल्चर, हमें एनवायरनमेंट का हमें कंपोनेंट पूछा था, तो पहले हम देखते हैं भाई सोशल कल्चर एनवायरनमेंट क्या होता है, छोटा सा। देखो, जैसे हमने ऑलरेडी ही पढ़ लिया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन का अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे बोलता है कि सोशल कल्चर भी क्या है, कि कुछ ऐसे सोसाइटी की मान्यताएं हैं, सोसाइटी की कुछ रस्म रिवाज हैं, कुछ
कुछ सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, ऐसी कुछ सोसाइटी की लाइफ साइकिल भी कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को अफेक्ट कर देती है। उसे हम क्या बोल देते हैं, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट बोल देते हैं। मतलब ओवरऑल सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जब सोसाइटी कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर देती है, तब उसे क्या बोल देते हैं, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट बोल देते हैं, ठीक है? अब इसके कंपोनेंट देखते हैं कि भाई इसके तत्व क्या हैं, ठीक है? फर्स्ट हमारे पास तत्व क्या है, सोशल वैल्यूज एंड बिलीफ। बोलता है कि सोशल वैल्यूज एंड बिलीफ्स डिटरमाइन व्हाट इज एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। दे इन्फ्लुएंस द कस्टमर बिहेवियर एंड परचेजिंग डिसीजन। देखो, सोशल वैल्यूज या बिलीफ्स क्या होता है कि जो सोशल मानती है, मतलब सोशल मानती, सॉरी, सोसाइटी मानती है, जिसमें सोसाइटी यकीन करती है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को डिसाइड कर देती है कि भाई सोसाइटी में क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज अनएक्सेप्टेबल है। मतलब क्या चीज क्या चीज़ मतलब गलत है या क्या चीज़ सही है। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा सही ही रहेगी, बट सोसाइटी क्या मानती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया में रहें, ठीक है? इंडिया में देखो, अब इंडिया उतना डेवलप कंट्री नहीं है, ठीक है? यहाँ के अभी लोगों की सोच उतनी डेवलप नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर अर्बन साइड चले जाओ, मतलब अर्बन साइड बोल रही हूँ, रूरल साइड चले जाओ, मतलब थोड़ा गाँव की साइड पे चले जाओ, तो वहाँ पे अगर लड़की ने मतलब बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं, तो अलाउड करते हैं? नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत है या उससे लड़की गलत हो जाती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, वो आज भी इसी चीज़ को मानते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो इसी से कहीं न कहीं ये वो मान्यताएँ हैं, ये कहीं न कहीं डिसाइड कर देते हैं कि भाई क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। चाहे बेशक वो चीज़ सही ना हो, बट ऑर्गनाइज़ेशन या लोगों को फिर भी तो लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग। हम भी घर पे रहते हैं तो हमें बोला जाता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलो, समाज क्या बोलेगा। तो वही चीज़ होगी कि इसमें क्या पहला कंपोनेंट होता है, सोशल वैल्यू बिलीफ्स, कि सोसाइटी की क्या मानता है, सोसाइटी समाज में क्या सोच रहती है, उसको बोला जाता है कि सोसाइटी इससे क्या डिटरमाइंड है, इससे डिटरमाइंड होता है कि एक्सेप्टेबल क्या होगा, अनएक्सेप्टेबल क्या होगा। तो ये क्या करती है, कहीं न कहीं कंज्यूमर के बिहेवियर और परचेजिंग डिसीजन को भी प्रेफरेंस करती है, ठीक है? अब इसमें एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या लिखा है, प्रेफरेंस फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू एनवायरमेंटल अवेयरनेस, बिजनेस मस्ट अलाइन देयर प्रोडक्ट विद इन सोसाइटी वैल्यू, इग्नोरिंग दिस वैल्यू मे लीड टू रिजेक्शन बाय द कस्टमर। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे अब देखो, अब जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़ने लिखने लग गए हैं, ठीक है? अब उन्हें एनवायरमेंटल के बारे में ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं, तो उन्हें ज़्यादा समझ आने लग गई। तो अब उससे क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई कि जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, है ना? मतलब कि जो हमारे कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे। अगर अब ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है, अगर ऑर्गनाइज़ेशन इसके साथ अलाइन नहीं करेगी, तो इससे क्या हो जाएगा? लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, ऑर्गनाइज़ेशन ठप हो जाएगी। तो ऑर्गनाइज़ेशन को इस चीज़ को मानना पड़ेगा और उसके साथ अलाइन करके अपने प्रोडक्ट में चेंजेज़ करने पड़ेंगे और उसके साथ ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? अब सेकंड देखो, सेकंड क्या हमारे पास आता है? सेकंड है हमारे पास कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये बोलता है कि कस्टम एंड ट्रेडिशन शेप कंजप्शन पैटर्न एंड लाइफ साइकिल चॉइस, फेस्टिवल रिचुअल एंड कल्चरल प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। ये बोलता है कि कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या होता है कि भाई एक समाज में कैसी रस्में हैं, कैसे रिवाज है। देखो, अगर हमारा इंडिया देखा जाए तो बहुत चीजों में डिवाइडेड है और हर एक की रस्में अलग ही हैं। मतलब अगर मैरिज भी आप देख लो तो मैरिज में भी किसी में गुरुद्वारे में फेरे लग रहे हैं, किसी में मंदिर में फेरे लग रहे हैं, किसी के चर्च में है। तो ऐसा में उनकी रस्में भी बहुत अलग हैं और रस्में छोड़ो, उनके त्योहार भी अलग हैं। मतलब कितने त्योहार हैं हमारे इंडिया में, मतलब कभी गुरपुरब आ जाता है, कभी दिवाली आ जाती है, कभी ईद आ जाती है, तो कितने त्योहार हैं, ठीक है? तो हर किसी का त्योहार और हर किसी की जो रस्में रिवाज है वो बहुत अलग अलग है। तो यही बोलते हैं कि काफी बार ये क्या करता है, ये कंजप्शन पैटर्न, मतलब लोग कैसे खरीदेंगे, कैसे मतलब मनाएंगे, ये सब चीजों को भी अफेक्ट कर देता है। इससे कहीं ना कहीं डिमांड गुड्स और सर्विस की इन्फ्लुएंस हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज सेल ऑफ स्वीट एंड क्लोथ ड्यूरिंग दिवाली, बिजनेस ऑफ्टन डिजाइन प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी अक्रॉनिकली। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई अभी दिवाली आ जाएगी, तो सबको पता है कि दिवाली पे हम लोग मिठाई खरीदते हैं, हम पटाखे खरीदते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, तो लोगों को पता लग जाता है। और आपने कभी देखा है कि जो लोग नॉर्मल सब्जियों की भी दुकानें लगाते हैं, वो भी उसकी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, दिए की, कपड़ों की, सॉरी, दियों की, मिठाइयों की। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस टाइम इस चीज की डिमांड है। अगर वही दिवाली चली जाएगी, उसकी डिमांड ठप हो जाएगी, वो लोग खरीदेंगे ही नहीं। अब वो दिवाली की डिमांड कब होगी? जब जो लोग दिवाली मनाते होंगे, ठीक है? तो उसके लिए होगी। अब जब ईद आएगी तो ईद पे जैसे सेवइयाँ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग सेवइयाँ ज़्यादा खरीदते हैं, तो फिर भाई वो सेवइयों की उस वक़्त पे बिक्री होने लग जाती है। तो ऐसे ही बोलता है कि कंपनी इन चीज़ों को ध्यान रखती है, कब कौन-सा फेस्टिवल आता है, कब कौन-सी रस्में मनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपनी जो मार्केटिंग है, चेंज कर लेती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो, डेयरी मिल्क की
जो एडवर्टाइजमेंट देखो तो नॉर्मली कैसी आती है, वो चॉकलेट वाली आती है, ठीक है? मतलब वैसे भी चॉकलेट वाली आती है, बट वो चॉकलेट वाली आती है, उसमें लड़का-लड़की होते हैं, तो वो चॉकलेट वाली दे देते हैं, ठीक है? लेकिन जब दिवाली नज़दीक आने वाली होती है ना, वो तुरंत उस एडवर्टाइज़मेंट को बदल देते हैं, उसमें वो एक छोटा-सा डब्बा, दिवाली वाला ऐसे त्योहार, गिफ्ट ऐसा मतलब चेंज कर देते हैं, बिकॉज़ उन्हें भी पता है कि दिवाली आने वाली है। तो ऐसे क्या करती है कि कंपनी अपने कुछ अ एडवर्टाइज़मेंट, अपनी पॉलिसी, अपने डिसीज़न को चेंज कर देती है, जैसे कोई फेस्टिवल या कैसे कोई ट्रेडिशन अपीयर होता है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर, ठीक है? डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या बोलता है कि डेमोग्राफिक फैक्टर इंक्लूड पॉपुलेशन साइज़, एज, जेंडर, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। दीज़ फैक्टर अफेक्ट द मार्केटिंग साइज़ एंड डिमांड पैटर्न। बोलते हैं कि डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या-क्या इंक्लूड होता है? एक जनसंख्या का साइज़ कितना है, मतलब कि पॉपुलेशन साइज़ कितना है, लोगों की एज कितनी है, वहाँ के लोगों का जेंडर क्या है, वहाँ के लोग कितने पढ़े-लिखे हैं, वहाँ क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं मार्केट की साइज़ को अफ़ेक्ट करती है और कहीं न कहीं डिमांड पैटर्न को भी इफ़ेक्ट करती है, मतलब कि डिमांड को भी इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ डिमांड फॉर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, बिज़नेस यूज़ डेमोग्राफिक डाटा फॉर मार्केट सेगमेंटेशन इन हेल्प्स इन बेटर टारगेटिंग ऑफ कस्टमर्स। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में ज़्यादा लोग क्या हो जाएँ कि यंग पीपल ही ज़्यादा, मतलब यंग पीपल्स की जो पॉपुलेशन रेट है वो ज़्यादा हो जाए, बाकी रेदर देन बाकियों के, तो इससे क्या होगा, इससे जो यंग पीपल हैं वो ट्रेंडी गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो लोग कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ट्रेंडी गुड्स बनाना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? अगर वहीं पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि एकदम चाइल्ड, मतलब जो छोटे से बर्थ वाले बच्चे होते हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन रेट बढ़ जाए, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि टॉयज़, ठीक है? टॉयज़, डायपर्स, इन सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होने लग जाएगी। तो फिर कंपनी अपना डिसीज़न बदल देगी और सीधा उन पे शिफ्ट हो जाएगी। उन लोगों का टॉयज़ बनाने लग जाएगी, डायपर्स बनाने लग जाएगी, ठीक है? तो जैसा साइज़ जा रहा है पॉपुलेशन का, जैसी एज है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पे वो अपने जो डिसीज़न्स हैं उनको बदल देती है, ठीक है? अब ये बोलते हैं कि जो डेमोग्राफिक डाटा होता है ना, काफ़ी बारी किसके लिए यूज़ किया जाता है, मार्केट को डिवाइड करने के लिए, ठीक है? इसके बेसिस पे ही हम मार्केट डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये डिवाइड कर दिया, जैसे कि एज के बेसिस पे अगर डिवाइड किया तो भाई ये चाइल्ड इतना के इस सेक्टर में ज़्यादातर बच्चे रहते हैं, इस सेक्टर में ज़्यादातर यंग पीपल्स रहते हैं, तो वहाँ पे यंग पीपल की डिमांड है, ठीक है? एजुकेशन मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, तो इस चीज़ों की डिमांड करते हैं, या इलिटरेसी की रेट ज़्यादा, तो यहाँ पे तो ऐसे वो डिवाइड करता है। इससे कहीं न कहीं क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपको कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, ठीक है? जैसे अगर आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा तो बच्चा, मतलब कि चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं छोटे-छोटे, तो उनके लिए आप मतलब छोटे-छोटे साबुन बना रहे हो, शैम्पू बना रहे हो, केमिकल फ्री, तो आपका टारगेट क्या है, चाइल्ड। तो अब चाइल्ड आप वो देखोगे ना जिस एरिया में जो मैरिड कपल होंगे उनके पास बेबीज़ होंगे। अब आप उस एरिया को थोड़ी ना टारगेट करोगे कि जहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, उनको टारगेट करके क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, एडवर्टाइज़मेंट हर एक चीज़ उसी एरिया में चलाओगे, वहीं प्रमोशन करोगे, उन लोग को ही अवेयर करोगे कि भाई हमारा लो, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं टारगेट करने में अच्छा एग्ज़ाम्पल देता है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास 4th में क्या बोलता है कि लाइफ़स्टाइल चेंज, ये बोलता है चेंज इन लाइफ़स्टाइल डायरेक्टली इम्पैक्ट बिज़नेस एक्टिविटी, अर्बनाइज़ेशन एंड मॉडर्नाइज़ेशन हैव चेंज्ड कंज़म्पशन हैबिट, ठीक है? पीपल प्रेफर कन्वीनियंस, फास्ट फूड एंड ऑनलाइन सर्विस, बिज़नेस अडॉप्ट बाय ऑफरिंग इनोवेटिव एंड टाइम सेविंग प्रोडक्ट। देखो, सबको ही पता है कि पहले के टाइम में जो लोगों की लाइफ़स्टाइल थी, मतलब जैसे लोग रहते थे, वो अब बहुत धीरे-धीरे बदलते-बदलते काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक है? अब क्या हो गया, अब ज़्यादातर क्या हम देखने को मिल रहा है कि अब जो आज के लोग हैं, जो आज के टाइम में जैसे हम बोलते हैं जेन-ज़ीस, ठीक है? अब जेन-ज़ीस किसे प्रेफ़र करते हैं? वो ज़्यादातर मॉडर्न रहना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, अर्बनाइज़ेशन की तरफ ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा कि हम थोड़ा शहरों की तरफ देखें, हम मॉडर्न की तरफ, वो ज़्यादातर फ़ॉरेन कंट्रीज़ जैसे हो गई, उनकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा है, ठीक है? अफ़ेक्ट वो उनको ज़्यादा देख के सोचते हैं कि हम भी वैसे बन जाएँ, ठीक है? तो वो चेंज आ रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं एक ऑर्गनाइज़ेशन को अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? जैसे कि अभी अभी फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आ गया रिसेंटली माइंड में। अभी देखो कैसे ट्रेंड लगा है कोरियन प्रोडक्ट्स का। राइट, हमने अभी कोरियन में अभी देखो लोग क्या देख रहे हैं, अभी उनके बैंड कह रही हूँ, बैंड्स देखते हैं, पी-पॉप देखते हैं, थे पिंक पॉप देखते हैं, ठीक है? तो वो सब वहाँ के सीरियल्स देख रहे हैं, ड्रामास देखते हैं, तो वहाँ के उनको दिखते-दिखते वो लोग पसंद आने लग गए हैं। अब उनकी जब वो स्किन टाइप्स देखते सब तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो सोचते हैं कि हम भी वैसे ही बन जाएँ, ठीक है? तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो सोचते हैं कि हम वैसी चीज़ें माँगे, वो अपना बनाने लग जाए, तो अब कंपनी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। अब कंपनियाँ क्या करती हैं, अब कंपनियाँ ऐसे बनाने लग गई हैं, अब जैसे ममाअर्थ पहले नहीं बनाती थी, अब ममाअर्थ ने
भी यूज़ कर दिया, राइस वाटर स्प्रे, ठीक है? ऐसे राइस वॉश स्प्रे, राइस मास्क, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोरियन जैसन क्या यूज़ करते हैं वो लोग, राइस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में भी जो कंपनियाँ तो वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा के फटाफट राइस में, क्योंकि उन्हें भी पता लग गया कि आज के लोग वहाँ के कोरिया की स्किन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ये कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर देती है कि कैसे लोग किसी चीज़ से अफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनका लाइफ़स्टाइल कैसे चेंज हो रहा है, वो किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, तो वैसे भी कंपनी अपने आप को चेंज कर लेती है, ठीक है? आगे भी क्या लिखा था, जैसे कि अभी जैसे लोगों में कंज़प्शन आने लग गया। अब जैसे कि लोगों ने भी बोला कि भाई मैं तो फ़ास्ट डिलीवरी चाहता हूँ, मैं तो आराम से घर पे बैठे-बैठे काम करना चाहता हूँ, मेरे को तो ऑनलाइन सर्विस चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जो ज़ोमैटो वाले हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट भी उन्होंने भी अपनी-अपनी प्लेटफ़ॉर्म खोल दी कि भाई हम ऑनलाइन कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब कि जैसे लोग डिमांड करते हैं, जैसे उनकी लाइफ़स्टाइल चेंज होने लग जाती है, कंपनी उस चीज़ को ध्यान में देके अपने आप में खुद ही चेंज कर लेती है, ठीक है? इस आगे क्या आ गया? आगे हमारे पास 5th पॉइंट क्या है? 5th पॉइंट है कल्चर डिवर्सिटी। देखो कल्चर डिवर्सिटी तो जैसे बहुत आसान है। बोलता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री विद अ डिवर्स कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। जैसे भाई सबको ही पता है कि इंडिया तो ऐसी एक कंट्री है जो कि अपनी डिवर्सिटी के लिए तो मशहूर है कि भाई यहाँ पे हर एक कल्चर की बहुत वैरायटी मिलेगी। डिवर्सिटी का मतलब ध्यान में रखना कि डिवाइडेड नहीं होता है। ये ऐसे नहीं कि डिवाइड है, मतलब कि बहुत सारी वैरायटी है। जैसे कि अगर हम एक कास्ट सिस्टम ले लें, तो कास्ट में भी बहुत सारी उसकी वैरायटी है। ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऊपर से आगे देखें तो पहला हमारा कास्ट सिस्टम आता है, फिर हिंदू, सिख, ईसाई, फिर क्रिश्चियंस ऐसे मतलब जैन आते हैं। फिर अगर हिंदुओं को भी डिवाइड करने लग जाए तो उसके भी बहुत सारे हैं। फिर उसके अंदर ही अगर हिंदुओं को डिवाइड करने लग जाएँ तो बहुत सारे, मतलब कि वैरायटी बहुत मिल जाती है आपको यहाँ पे लोगों की। मतलब यहाँ पे कल्चर्स की, लैंग्वेज की, रिलीजन की, मतलब हर एक चीज़ की इतनी वैरायटी भरी हुई है कि पूछो मत। तो वो बोलते हैं कि डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंस एंड कंजप्शन पैटर्न। जैसे मैंने पहले ही बोला कि भई हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट के लोगों का, हर एक रिलीजन के लोगों का, कल्चर के लोगों का अपना ही कुछ कंजम्पशन पैटर्न है। उनकी कुछ अलग ही अपनी पसंद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप अगर जैसे साउथ एरिया की तरफ उस तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे वहाँ के कंज़प्शंस लोग अलग होते हैं। वहाँ पे जैसे इडली, सांभर ये ज़्यादा वहाँ के लोग डिमांड करते हैं, वहाँ ज़्यादा चलता है। अगर आप पंजाब की तरफ आ जाओगे तो भाई यहाँ पे लस्सी, पराठा, ठीक है? वहीं आप दिल्ली की तरफ चले जाओगे तो पाव भाजी। तो मतलब हर एक एरिया के, हर एक के लोगों का, और ऐसा नहीं सिर्फ़ अगर हम एरिया वाइज़ बाँटे, अगर हम कल्चर कास्ट के बेसिस पे भी बाँटे तो ऐसा भी होता है। हिंदू अलग चीज़ कंज़र्व करता है, मुसलमान की अलग प्रेफ़रेंस है, सिख की अलग प्रेफ़रेंस है, मतलब उनको भी अपने-अपने जो सिखाया जाता है, जैसे जो कास्ट में चलता है वैसे मतलब अलग-अलग है। तो मतलब उनमें भी अलग-अलग ये कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है। ये बोलता है बिज़नेस मस्ट कस्टमाइज़ प्रोडक्ट टू सूट लोकल टेस्ट, इट हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग मार्केट। ये बोलता है इससे क्या होता है कि बिज़नेस कहीं न कहीं अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर देता है, उस चीज़ से कर देता है कि भाई वो उन लोगों को सूट कर जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो जो जैन होते हैं, ठीक है? जैन होते हैं, वो प्याज़ और लहसुन नहीं खाते, मतलब नहीं खाते ना। तो अब कोई ऐसा किसी ने ऐसा एक वो खोल दिया, क्या कहते हैं उसको, होटल खोल दिया जो कि ऐसे एरिया में खुला जहाँ पे सिर्फ़ जैन ही रहते हैं। तो अब क्या होगा, तो वहाँ पे उसकी चलेगी नहीं चलेगी, तो वो क्या करेगा, वो ऐसी रेसिपीज़ निकालेगा जहाँ पे लहसुन या प्याज़ का यूज़ नहीं होगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे उसका वो भी चलेगा, होटल भी चलेगा और काम भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। बोलता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन अफेक्ट द कस्टमर अवेयरनेस एंड प्रेफरेंस। बोलता है कि जैसे-जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, वैसे-वैसे कंज्यूमर की अवेयरनेस और प्रेफरेंस भी बदलती जा रही है। मतलब उसमें भी चेंज आता जा रहा है, ठीक है? जैसे कि एजुकेटेड कंज्यूमर डिमांड क्वालिटी, सेफ्टी एंड वैल्यू फॉर मनी। बोलता है कि जो एजुकेटेड कस्टमर है वो क्या मानता है, वो बोलता है कि भाई हमें क्वालिटी दो, सेफ्टी दो और वैल्यू फॉर मनी दो, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अब बोलते हैं ना कि जैसे कोई इलिटरेटेड पर्सन होता है, जैसे जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो पहले के लोग हैं, वो सोचते हैं कि यार पैसा बच जाए, ठीक है? पैसे में ज़्यादा क्वालिटी आ जाए, ठीक है? तो जैसे मतलब जैसे जैसे चलो फॉर एग्जांपल देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, चलो फॉर एग्जांपल मैं अपने घर की एग्जांपल सबसे अच्छी बताती हूँ। देखो कि ना जैसे मेरी मम्मी है, अगर कोई सूट सिलवाने जाना हो या कोई भी कपड़ा मेरा सिलवाने जाना हो तो उसको जाओ, तो मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती है कि पैसा कम करो, पैसा कम करो। और मेरा क्या होता है, मेरा ये होता है कि मेरे को प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए, मेरे को मतलब सूट अच्छा सिल के दे दो, मेरी पसंद का हो जाए, मतलब मेरा एकदम परफेक्ट, मेरे को इतना दिल आ जाए उस पे, लेकिन पैसा जाए आप माँग लेना, 100 रुपए एक्स्ट्रा मैं दे दूँगी। पर मेरे को मेरी पसंद का होना चाहिए। और मम्मी का होता है कि भई नहीं अच्छा बाद में बनेगा, लेकिन पहले पैसा कम करो। तो ये क्या होता है, ये कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो जाता है। अब जैसे अब मैं पढ़ी-लिखी तो मेरा होता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिला, जो मेरे को सूट मिला वो अच्छी क्वालिटी का मिले। उसमें अच्छे से मतलब सब कुछ लगा हो, ऐसा ना हो कि फट जाए, कुछ हो जाए, ठीक है? वो और मैं उसके लिए ₹100 एक्स्ट्रा भी देने को तैयार हो जाऊँ।
पाऊँगी। लेकिन जो मम्मी उसका क्या सोच है, उनकी सोच ये है वो पढ़े लिखे नहीं तो वो कि भाई पैसा बचा लो जहाँ से बचता है, चाहे वो प्रोडक्ट थोड़ा-सा खराब ही क्यों ना आ जाए, वो उनको चलेगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं जो लोगों पे इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि इससे ये भी हो रहा है कि जो एजुकेटेड पर्सन है, वो कहीं न कहीं अपनी राइट्स और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को लेके भी अवेयर है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले लोग क्या कर देते थे कि अब जैसे मैं सिलाई वाले के पास गई, अगर मम्मी पढ़ी-लिखी नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो ऐसे कुछ भी त तालमेल लगाएगी कि भाई मैंने इतने सेंटीमीटर का कपड़ा लिया, मैंने इतने सेंटीमीटर का ये लिया, मैंने इतने सेंटीमीटर का ये चीटें ली और वो क्या कर देगी, प्राइस ज़्यादा बढ़ा के हमसे चार्ज कर ली। पर अगर मैं पढ़ी-लिखी हूँ, तो मैं उससे पूछूँगी ना, तो वो मेरे को अच्छे से समझाएगी, मेरे को समझ आएगा कि वो कहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर रही है, कहाँ पे मतलब गलत मतलब पैसे ज़्यादा मेरे से ठगने की कोशिश कर रही है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं पता लग जाती है क्यों? क्योंकि एजुकेटेड जो पीपल है, वो ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को लेके। हम नॉर्मल भी कभी जाते हैं तो हमेशा पढ़ लिख के देखते हैं ना, कोई क्रीम लिखी है तो उसपे ऐसे पढ़ने लग जाते हैं कि भाई कितने ग्राम है, कितने रुपए की पड़ रही है, मेरे को 1 ग्राम कितने की मतलब सस्ती पड़ रही है, महँगी हम देखते हैं ना, हम पढ़ के चेक करते हैं ना। तो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं एक ऑर्गनाइज़ेशन को इफ़ेक्ट डाल रही है। ऑर्गनाइज़ेशन इसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है? अब जैसे अब नेक्स्ट क्या है? अब बोलता है कि कल्चर नॉर्म्स एंड एथिक्स ये बोलता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट बिज़नेस टू एक्ट रिस्पांसिबली एंड एथिकली अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड कल्चर स्टैंडर्ड। देखो, जो हमने सबसे पहले वाला पढ़ा था ना पॉइंट, जिसमें हम लिखा था सोशल वैल्यू एंड बिलीफ, मतलब कि वो चीज़ जो कि ऑर्गनाइजेशन जो कि एक सोसाइटी मानती है कि भाई क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है, हम उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी, ठीक है? अब कल्चर नॉर्म और एथिक में क्या होता है कि सोसाइटी खुद एक्सेप्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, हम तुमसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ करो। ठीक है? तो ये क्या होता है, ये कल्चर नॉर्म्स एंड एथिक्स होता है। सुनने में ये दोनों शायद सेम लग सकते हैं, बट फर्स्ट पॉइंट और सेवंथ पॉइंट में बस एक छोटा-सा एक डिफरेंस है कि जो सेवंथ पॉइंट है कल्चर नॉर्म्स एंड एथिक्स, इसमें सोसाइटी खुद एक्सेप्ट करती है, खुद बोलती है कि भाई हमसे हमें उम्मीद है तुमसे कि तुम ये काम करोगे, ये तुम्हें करना चाहिए। जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या होता है कि सोसाइटी ने खुद ही अपनी कुछ बिलीव्स बनानी, अपनी मान्यताएँ बना ली कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गनाइजेशन को पता है कि भाई अगर उसकी जो चीज़ वो बोल रही है कि गलत है सोसाइटी, अगर उसकी उस तरफ जाएगा तो भाई सोसाइटी फिर भाई दंगे फसाद कर देगी, फिर तो उससे बात ही नहीं करेगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो आगे क्या पढ़ रहे थे? ये बोलते हैं कि भाई सोसाइटी एक्सेप्ट बिज़नेस टू एक्ट रिस्पांसिबली एथिकली अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्ट कल्चर स्टैंडर्ड। बोलता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि जो बिज़नेस है, वो एक रिस्पांसिबल पर्सन की तरह मतलब सही रास्ते पे चले। ऐसा ना हो कि धोखाधड़ी करे, फ्रेब करे, गलत प्रोडक्ट बनाए, ऐसा ना करे, मतलब एथिकली अच्छा काम करे और रिस्पांसिबल पर्सन हो ऑर्गनाइजेशन, ठीक है? ये बोलते हैं इश्यूज लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फेयर ट्रेड एंड एम्प्लॉय वेलफेयर आर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। जैसे कि अब सोसाइटी में क्या-क्या चीज़ें जो सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी हमेशा ये एक्सेप्ट करती है कि ऑर्गनाइजेशन के यहाँ कोई काम करने जा रहा है तो वो अच्छी से मतलब एम्प्लॉइज़ को अच्छी सैलरी दे, अच्छा वर्क कंडीशन दे, ठीक है? एनवायरनमेंट को हमारे प्रोटेक्ट करके रखे, ऐसे नहीं कि हमारे जंगलों को बर्बाद करता चला जा रहा है, ऐसा ना करे, ठीक है? ये सब चीज़ें सोसाइटी ऑलरेडी एक्सेप्ट करती है ऑर्गनाइजेशन से। ऐसा नहीं होता कि ऑर्गनाइजेशन को पता करना पड़ता है, ये ऑर्गनाइजेशन को भी पता है कि ये चीज़ें तो भाई बेसिक वो एक्सेप्ट करती है कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, हमें थोड़ा सस्ते में दे, हमारे एनवायरनमेंट को बचा के रखे। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मायने रखती है। कंपनी एंगेजिंग इन अनएथिकल प्रैक्टिस फॉर फेस क्रिटिसिज्म एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन। अब देखो, अब ऑर्गनाइजेशन सब चीज़ों को माने ही ना, लो एम्प्लॉइज़ को बताओ, एम्प्लॉइज़ ने बोला कि भाई हमें अच्छा सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है कि ये ऑर्गनाइजेशन एम्प्लॉइज़ को अच्छा वर्क देगी, अच्छी एनवायरनमेंट देगी और दे ही नहीं रही, वो हैरेस कर रही है, एनवायरनमेंट को बर्बाद करती चली जा रही है, ठीक है? तो ये सब अनएथिकल चीज़ें हैं ना, गलत चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें करेगी तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं उसको बुरा-भला करेंगे, उसको दंगे उसके आगे मतलब वो कहते हैं ना मोर्चा निकालेंगे। इससे क्या होगा, उसकी कंपनी की रेपुटेशन भी जाएगी और कहीं न कहीं प्रोडक्ट भी नहीं बिचेगा और कहीं न कहीं अ, गवर्नमेंट भी कई बार लीगल इश्यूज़ ले लेती है इन सब केसेज़ में, ठीक है? आगे क्या बोलता है कि 8th पॉइंट क्या है? 8th पॉइंट में बोलता है कि सोशल स्ट्रक्चर, ये बोलता है कि सोशल स्ट्रक्चर रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप सच एज़ क्लास, कास्ट, फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। देखो, जैसे मैंने बोला कि जो सोसाइटी होती है, ठीक है? ये सोसाइटी जो होती है ना, ये हमेशा कुछ ग्रुप्स में बटी होती है। वो ग्रुप्स किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, चाहे कि वो जैसे उन्होंने बोल दिया, जैसे हम बोलते हैं ना ऑलरेडी अपनी लाइफ में सुनते हैं कि भाई वो वाला एरिया जो है ना, वो अपर क्लास वाले लोगों का, वहाँ पे सब अमीर लोग रहते हैं, ये तो सब गरीब लोगों वाला एरिया है, यहाँ पे जो रहता है गरीब लोगों के लिए रहता है, ठीक है? अरे ये एरिया ना सब हिंदू लोगों का है, यहाँ पे सब हिंदू ही लोग रहते हैं, ठीक है? ये अरे यहाँ पे लोग जितने हैं ना, ये सब बिजनेसमैन वाले, ऊँचे-ऊँचे ओहदों वाले, हम सुनते हैं ना अपनी डेली लाइफ में। तो ये क्या, ये सोसाइटी डिवाइडेड होगी ये कुछ बेसिस के
ऊपर हम उसी बेसिस पे उस सोसाइटी को रिकमेंड कर देते हैं और उसी बेसिस के ऊपर उस सोसाइटी की अपनी कुछ बिलीफ्स होती है, अपनी कुछ कंजप्शंस होती है, अपनी कुछ प्रेफरेंस होती है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करता है। जैसे कि इट डिटरमाइन द रोल्स एंड स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी, जैसे मैंने पहले बता दिया कि एक इंडिविजुअल का रोल स्टेटस क्या होगा वो भी होता है। इट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। भाई ये भी कहीं ना कहीं बोलता है कि भाई इससे क्या होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर जो आपको पहले पता लगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इन सब चीजों पे इफेक्ट डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल लग्जरी ब्रांड टारगेट अपर क्लास कंज्यूमर वाइल द अफोर्डेबल प्रोडक्ट आर डिजाइन फॉर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास इनकम। ठीक है, अब जैसे आपने देखा कि कोई एक सोसाइटी है, जैसे वो बोलती कि यार तो ये तो सारी अमीरों की सोसाइटी है, यहाँ तो सब अमीर लोग रहते हैं, ये जो सोसाइटी है गरीबों की सोसाइटी है, सब थोड़े कम कम छोटे छोटे घरों में रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब लग्जरी प्रोडक्ट होगी वो किसको टारगेट करती है, वो तो अमीर लोगों को टारगेट करती है। उसको पता है कि भाई गरीब लोग तो उसे अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, तो वो किस सोसाइटी की तरफ जाएगी, उस सोसाइटी की तरफ जाएगी जहाँ ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। वहीं पे अगर कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, वो लोअर जो जो जहाँ पे लोग छोटी सोसाइटी करें, जहाँ सोसाइटी में लोग छोटे हैं, मतलब कि थोड़े गरीब लोग हैं, उसको ज्यादा टारगेट करेगी, उन्हें बताएगी कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारा प्रोडक्ट ऐसा। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज से लोगों को चेंज करेगी। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बोलता है, the social cultural environment is dynamic and deeply influence business decision. Understanding its component help business adapt to social expectation and remain competition। ये बोलो तो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, अब आपको पता ही लग गया कि एक डायनेमिक है, मतलब कि ये बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि स्टैटिस्टिक की एक बार कोई चेंज आ गया तो वो एक ही बार वैसे ही चेंज रहेगा, नहीं, ये चेंज कभी भी बदल सकता है, कभी भी निकल सकता है। ठीक है, ये ये बहुत बार ऐसे चेंजेस बदलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को अपना अपना डिसीजन बार बार बदलना पड़ सकता है, उस पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि अगर हम इसी कंपोनेंट को पढ़ते रहें, उस पर हम कहीं ना कहीं ध्यान देते रहें, तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को पता लग जाता है कि अब इसमें ये चीज आने वाली, इसमें ये ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, ये इसमें बदलाव आने वाला, तो वो पहले ही अपने आप को तैयार कर लेता है और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन सब पे खड़ा हो जाता है। जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन को बीट कर सकता है और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री में सरवाइव कर जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।